कई लड़कियों को बहुत अर्ली पीरियड्स आ रहे हैं, तो कौन सी वाली एज को मानती हैं कि ये बहुत ही जल्दी हो गया? 13-14 ईयर्स की एज में पीरियड आते थे। हम्म। अब 11 की उम्र से पीरियड आना शुरू हो जाता है। पीरियड्स में पेन होना नॉर्मल मानना चाहिए Yes. या फिर एबनॉर्मल? अगर वो पेन बहुत ज़्यादा होता है तब हम उसको आगे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये मिथ है कि अगर आप मेडिसिन लेंगे तो आपके पीरियड बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। किन किन केसेस में यूट्रस रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है? यूट्रस रिमूव करने के उसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जैसे कि मैंने बताया बहुत बड़ी रसौली है उसको। किस एज से आप देखते हैं कि ऐसे पेशेंट आपके पास आने लगते हैं? ये किसी भी एज में प्रेजेंट कर सकती है। तो एक बार यूट्रस निकाल दिया तो फिर पीरियड्स बंद हो जाएंगे? हाँ जी, अगर एक बार बच्चेदानी निकल गई तो पीरियड्स आपके बंद हो जाएंगे। जब आपका यूट्रस निकला है उसके साथ हम चाहते हैं कि आपकी अंडेदानियाँ ना निकाली जाएं। आपको हॉट फ्लैशेस आएंगे, एसी में बैठे बैठे कोल्ड स्वेट्स आएंगे। क्या सही एज मानते हैं मेनोपॉज के लिए कि ये वाला जो एज 52 से 55, 50 साल के बाद ओवरीज में कॉम्प्लिकेशन लाइक कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। मेनोपॉज के दौरान या फिर यूट्रस रिमूव हुआ, दोनों ही केस में कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें फीमेल्स को वार्निंग साइन मानना चाहिए? मेनोपॉज मतलब 1 साल तक आपको महीना बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उसके बाद अगर आपको कभी भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वर्ल्ड में 2 ही टाइप के फीमेल कैंसर सबसे कॉमन है। पहला है सीएस सर्विक्स और दूसरा महिलाओं के जीवन की कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही समझ सकती हैं। वैसे तो ज़माना बराबरी का है, लेकिन कुछ मामलों में महिलाओं की समस्याओं को एड्रेस करना अलग तरीके से बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर पीरियड्स होने लगें तो पेन होना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? पेन हो जाए तो दवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? कब पीरियड्स पेन को सीरियसली लेना चाहिए? मेनोपॉज जल्दी हो जाए तो क्या करें? ना हो रहा हो तो क्या करें? देर से हो तो क्या करें? यूट्रस रिमूव हो जाए तो किस तरह की समस्याएं आती हैं? तो आज महिलाओं के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल जिन्हें वो आमतौर पर चाहकर भी किसी से पूछ नहीं पाती, और डॉक्टर साहब की एक ओपीडी में सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते। उन सवालों को लेकर हम यहाँ आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर रेणु कपूर हैं, जो कि ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट को देखती हैं, क्लाउड9 हॉस्पिटल नोएडा से जुड़ी हुई हैं और 25 साल से लंबे समय से महिलाओं की समस्याओं का निवारण कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रेणु आपका हमारे पॉडकास्ट में। ये जो सवाल अभी हमने शुरू में एड्रेस किए, बहुत सारी महिलाओं के मन में आते हैं, लेकिन एक तो डॉक्टर्स बिजी होते हैं, हर बार उनसे पूछे नहीं जा सकते, और कई बार महिलाएं थोड़ा शर्माती हैं कि इसको पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए। जैसे सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि पीरियड्स में पेन होना नॉर्मल मानना चाहिए या फिर एबनॉर्मल मानना? पीरियड में पेन होना एक नॉर्मल चीज़ है। अगर वो पेन बहुत ज़्यादा होता है कि आपको दवा लेने की ज़रूरत पड़ती है, तब हम उसको आगे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा बहुत पेन होना, टॉलरेबल पेन होना, दैट इज नॉर्मल इन प्रेगनेंसी, नॉर्मल इन पीरियड्स, ड्यूरिंग पीरियड्स। सेकेंड है कि अगर आपको पेन होता है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं। ये मिथ है कि अगर आप मेडिसिन लेंगे तो आपके पीरियड बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको पेन है तो हाँ, आप पीरियड में मेडिसिन ले सकते हैं। जब आपके पीरियड्स ऐसे होते हैं जिसमें पेन ही नहीं होता, तो कभी कभार आप उसको कहते हैं कि आपका एग रप्चर ही नहीं हुआ, ओवुलेशन हुआ ही नहीं है, तब आपको पेन नहीं होता। एनओवुलेटरी साइकिल इनको कहते हैं, कि जिसमें आपका एग नहीं रप्चर होता, वो यूजुअली पेनलेस पीरियड्स होते हैं। तो वरना इन पेन भी कुछ इंडिकेट कर रहा है। इन एवरी फीमेल, जो भी लड़कियां जो भी अपना मिनार्की मीन्स जिनके भी पीरियड शुरू होते हैं, अगर वो आप इनिशियल उनकी हिस्ट्री देखें तो वो कहते हैं मैम मुझे तो पेन होता नहीं था, अब शुरू हुआ है। तो इनिशियल 1 ईयर में हमारा जो सिस्टम है वो डेवलप होता है, तो हमें एनओवुलेटरी, बिना ओवुलेशन के पीरियड्स होते हैं, तो वो पेनलेस रहते हैं, वो इरेटिक रहते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता कि हर 28 दिन में आ रहे हैं। वो 15 दिन में भी आ सकते हैं, वो 21 दिन में भी आ सकते हैं। तो जो बिना पेन के साइकिल्स होती हैं वो यूजुअली इरेगुलर होती हैं, एनओवुलेटरी होती हैं। थोड़ा बहुत पेन होना या इतना पेन होना कि आप सह सको या कोई कभी कभार एक आधी दवा ले सको, दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इतना नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। आपको इतना पेन हो रहा है कि आपको इंजेक्शन लेने की नौबत आ गई हो, या आपको स्पेसिफिकली पेन लोअर एब्डोमेन में है जो इतना सीवियर है कि वो जाता ही नहीं है, या 3-4 दिन पहले से मेंसेस से आपको शुरू हो जाता है, तो हम उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन अगर किसी भी महिला को पीरियड्स जब स्टार्ट होते हैं
1 साल तक हम अवॉइड करते हैं कुछ भी मैक्सिमम कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि हमारा ब्रेन का सिस्टम हमारे यूट्रस से और बच्चेदानी से कोऑर्डिनेट होने में कम से कम 1 साल का टाइम लेता है। तो 1 साल में अगर आपको थोड़ा बहुत इरेगुलर पीरियड आता है, हैवी पीरियड आता है, कम पीरियड आता है, 2 महीने में आता है, जल्दी आता है, तो हम उसको इतना वेटेज नहीं देते हैं। हम तभी देते हैं 1 ईयर के बाद अगर आपको ये प्रॉब्लम रहेगी तो फिर हम आगे जांच करेंगे। आपने कहा कभी कभार दवा लेने में तो कोई समस्या नहीं है, बहुत सारी फीमेल्स डरती हैं कि अगर हम हर बार दवा लेंगे तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। उससे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं वही कहती हूँ, एक आधा डोज अगर आपने ले लिया, अगर आपको दर्द हुआ, हम यूजुअली मेफ्टल स्पास या मेफेनेमिक एसिड का कोई चीज़ दे देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे आपके पीरियड बंद नहीं होंगे, उसके आपका पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेफेनेमिक एसिड की आपने बात की, बीच में उसे लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही। हाँ। सेफ है लेनी? मेफेनेमिक एसिड अब कहते हैं कि नेजल कंजेशन करता है, उससे नाक में सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हम बहुत लंबे समय तक नहीं चला सकते, बट हाँ हम दे सकते हैं 1-2 दिन के लिए। हाँ जी, 1-2 दिन के लिए आराम से दे सकते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट वगैरह में हम नहीं देते, अदरवाइज हम दे सकते हैं, कोई सी बात नहीं। तो ऐसी फीमेल्स जो जिनको नेजल कंजेशन है या एस्थमेटिक हैं, वो पैरासिटामोल ले लें? हाँ, वो पीसीएम भी ले सकते हैं, पीसीएम भी ले सकते हैं। तो ये आपकी गो टू मेडिसिन है जो आप नोट कर सकती हैं कि पीरियड्स में थोड़ा बहुत पेन है, बेरेबल है तो बेयर कीजिए, दवा लेने की ज़रूरत है तो एक आध बार दवा लेने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जैसे डॉक्टर रेनू ने बताया कि ले सकती हैं आप, अपने दर्द को बहुत ज़्यादा मत सहिए, लेकिन अनबेरेबल है तो बार बार हो रहा है तो इन्वेस्टिगेशन ज़रूर इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा। हाँ जी। आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि कई लड़कियों को बहुत अर्ली पीरियड्स आ रहे हैं, तो एज डॉक्टर आप कौन सी वाली एज को मानती हैं कि ये बहुत ही जल्दी हो गया? देखिए, हमारा जो पहले हम सिनेरियो देखते थे 13-14 ईयर्स की एज में पीरियड आते थे, अब 11 की उम्र से पीरियड आना शुरू हो जाता है जी। लेकिन अगर आपको 9 या 8 ईयर्स से पीरियड्स आना शुरू हो गया, वो हम एबनॉर्मल मानते हैं। ठीक है, आजकल हमारे जो भी हमारा वो चल रहा है सिनेरियो, इसमें क्या है कि हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऐसे हो गए हैं, सब लोग इतना जंक फूड खाते हैं, सबके घर में इतना बाहर से खाना आता है, होम कुकिंग कम हो गई है, एक्सरसाइज कम हो गई है, इन मोबाइल्स वगैरह से एक्टिविटी बच्चों की कम हो गई है, खेलने कोई जाता नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, एक ही तरह का पैटर्न रहता है बच्चों का। तो इससे जो भी ये सिनेरियोज हैं, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है कि हमारे ओबेसिटी जल्दी आ गई है, इससे हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से हमारे पीरियड्स भी जल्दी आने लगे हैं। पहले ये जो होता था 13-14 साल में ही एक लड़की को पीरियड आते थे, अब हम बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं बच्चा जैसे ही 6th या 7th क्लास में आता है उसके पीरियड शुरू हो जाते हैं। एक थोड़ा सा बिकॉज फार-फेच्ड क्वेश्चन है, कई लोग ऐसा मानते हैं, पता नहीं सच है या गलत है, कि सोशल मीडिया एक्सपोजर टू सेक्सुअल कंटेंट बहुत कम उम्र में और जल्दी होना भी जल्दी पीरियड्स की वजह हो सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट हम ये नहीं मान सकते कि 8-9 साल में ही कोई बच्चा सेक्सुअल कांटेक्ट के उसमें ऐसे वो कंटेंट को अगर देख रहा है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर ऐसी रील्स देख रहा है, दैट विल नॉट, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं कर सकता, कंटेंट नहीं कर सकता। अगर आप में ओबेसिटी आती है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि मदर को पीरियड्स जल्दी आए हैं, या फिर आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसमें कि मैंने बताया कि आपकी लैक ऑफ एक्टिविटी है, या फिर आप जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, ये सब करते हैं, तो दैट कैन इन्फ्लुएंस कि आपके पीरियड जल्दी आ जाएं। बट सेक्सुअल कंटेंट को देखकर आपके पीरियड्स जल्दी नहीं आ सकते, ऐसा नहीं होता। ओके, ये तो पीरियड्स की बात हुई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो फीमेल्स ऐसी एज में आती हैं कि जिसे आम भाषा में रसौली कहते हैं, हाँ जी, कुछ लोग उसे गांठ कहते हैं, आप लोग फाइब्रॉइड्स के टर्म में उसको बताया जाता है, क्यों होती है और किस एज से आप देखते हैं कि ऐसे पेशेंट आपके पास आने लगते हैं? फाइब्रॉइड एक तरह का बिनाइन, मतलब कि नॉन कैंसरस तरह की एक ग्रोथ होती है यूट्रस की। ये किसी भी एज में प्रेजेंट कर सकती है, किसी भी एज? हाँ जी। जैसे ही आपका मिनार्की क्या होता है, जब एक फीमेल को पीरियड्स, एक बच्चे को पीरियड्स आना शुरू होता है, तो दैट इज कॉल्ड मिनार्की। मिनार्की से लेके जब तक आपका मेनोपॉज नहीं आता, जब तक कि आपके पीरियड्स बंद नहीं होते, इस ड्यूरेशन का जो टाइम पीरियड है, इसमें आपको कभी भी रसौली हो सकती है। ठीक है, ये जेनेटिकली इनहेरिटेड भी हो सकती है, या आपकी बॉडी में कुछ ऐसी जीन्स या म्यूटेशंस हैं जिसकी वजह से आपको बिनाइन ट्यूमर जो कहते हैं, नॉन कैंसरस गांठ यूट्रस की हो सकती है। तो इसका कोई एज लिमिट नहीं है कि इस एज के बाद ये होती है या इस एज के बाद ये नहीं। सिर्फ आपका जब मेनोपॉज आता है, आपके सारे हार्मोन्स जब बॉडी के
बंद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर ये ग्रो नहीं करते या तब ये अपीयर नहीं हो सकते। तो अगर कोई भी फीमेल हमारी जिसको छोटे मोटे फाइब्रॉइड्स हैं, तो हम एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम देखते हैं। अगर अप्रोचिंग टूवर्ड्स मेनोपॉज है तो हम बोलते हैं कि अभी कुछ मेजर सर्जरी मत कराओ, आपका जैसे ही मेनोपॉज आएंगे ये अपने आप रिग्रेस कर जाएंगे। ठीक है, तो एक हमारे किसी भी फाइब्रॉइड को मैनेज करने के लिए 5 या 6 फैक्टर्स होते हैं। अच्छा। सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंट की एज क्या है, बहुत यंग है, मैरिड है या अप्रोचिंग टुवर्ड्स मेनोपॉज है। अगर बहुत यंग लड़की है तो हम उसमें बिल्कुल कंजर्वेटिव चलते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कुछ इंटरवेंशन करें या कोई हार्मोनल प्रिपरेशन इतनी यंग को दें या फिर हम उसमें सर्जरी करें। बहुत ही बड़ा रसौली है या उसका जगह ऐसी है कि जिसको हमें ऑपरेट ही करना पड़ेगा, तभी हम इतना एक्सट्रीम डिसीजन लेते हैं। अदरवाइज तो जैसे आपने कहा कंजर्वेटिव चलते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं? कंजर्वेटिव में देखो, अगर साइज ऑफ हमने मान लिया कि बहुत अर्ली लड़की है, अभी 16-17 साल की लड़की है, ठीक है, हमने स्कैन कराया, उसमें फाइब्रॉइड आया, फिर हम देखेंगे फाइब्रॉइड हैं कितने, छोटे हैं या बड़े हैं। मोर देन 5 सेंटीमीटर पे ही हम कुछ करने की ज़रूरत समझते हैं। सीडलिंग फाइब्रॉइड्स हुए 2, 3, 4 सेंटीमीटर, हम उसको कोई वो नहीं, नॉर्मल है क्या इतने छोटे मोटे फाइब्रॉइड्स? हाँ जी, छोटे मोटे फाइब्रॉइड्स को हम सीडलिंग फाइब्रॉइड्स कहते हैं, उनसे लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा हुआ पेशेंट को 15-20 फाइब्रॉइड होने के बावजूद भी वो कंसीव भी करता है, डिलीवर भी करता है। तो ऐसी कुछ बात नहीं है। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर इज उसका एज कितना है जी। ठीक है, फर्टिलिटी के एज में है तो अगर वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली फाइब्रॉइड के साथ कंसीव कर गई तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर उसको कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर हम सर्जरी रिकमेंड करेंगे। अगेन फिर वो साइज पे डिपेंड करेगी। अच्छा, ठीक है, पोजीशन पे डिपेंड करेगी। यूट्रस के बाहर कोई भी फाइब्रॉइड होता है हम उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो ग्रो करता है सिर्फ आउटसाइड, वो आपकी किसी भी चीज़ से इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो सिर्फ पेट में एक गांठ की तरफ, एक सूजन की तरह प्रेजेंट कर सकता है, अदरवाइज वो मैक्सिमम सिम्टम्स नहीं करता। तो कई लड़कियां हमारे पास ऐसी आती हैं जिनको पता ही नहीं होता उनको फाइब्रॉइड है, और हम ऐसे ही रूटीन में स्कैन कराते हैं तो उसमें निकलता है। ठीक है, थर्ड होता है हमारा कि उसकी पोजीशन क्या है। बाहर वाला मैंने बताया उसमें कुछ नहीं करते। जो यूट्रस की वॉल में होता है वो कभी कभार आपको ड्यूरिंग मेंसेस पेन करता है या थोड़ा सा हैवी ब्लीडिंग कर सकता है, लेकिन जो यूट्रस के बिल्कुल अंदर होता है उसका बहुत एक्सट्रीम सिम्टम्स होते हैं। उसकी ब्लीडिंग हम कोई भी हार्मोन दे बंद ही नहीं होती है, बहुत पेनफुल होता है और पेशेंट बहुत ब्लीड करता है। अच्छा, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को तो पता चल जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम, सिम्टोमेटिक यही वाला, इसे सब म्यूकस कहते हैं हमारी साइंटिफिक टर्म में, जो कि यूट्रस की कैविटी के अंदर ग्रो करता है, यानी बच्चेदानी के अंदर जाके अंदर वॉल जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट होगा ना वहाँ पर ट्यूमर है, या जहाँ से आपका मेंसेस का ब्लड शेड होता है वो अंदर की जो कैविटी है, अगर वहाँ पर अगर फाइब्रॉइड होगा वो ऑलवेज सिम्टोमेटिक होगा और वो किसी भी मेडिसिन से मैनेज नहीं होगा। तो ऐसे फाइब्रॉइड्स भी होंगे जो कोई सिम्टम करेंगे ही नहीं। हाँ, सब सीरस उसको कहते हैं, जो कि यूट्रस की आउटर वॉल से बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, वो यूजुअली एसिम्टोमेटिक होते हैं। हम पेशेंट को पता ही नहीं होता, वो आते हैं कि मैम वेट बढ़ रहा है या थोड़ा बहुत पेन हो रहा है। जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं तो रूटीन स्कैन में डिटेक्ट हो जाते हैं। ओके, फिर जैसे आपने कहा छोटे फाइब्रॉइड्स हैं, बाहर की तरफ हैं, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी फीमेल को मेडिसिन देते हैं या कहते हैं कि लिव विद इट, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है? अगर छोटे फाइब्रॉइड्स हैं, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, एसिम्टोमेटिक है, तो सिर्फ आप फॉलो अप स्कैन करेंगे 6-6 महीने में, उसके अलावा हम नहीं रिकमेंड कि उसका साइज तो नहीं बढ़ रहा है। साइज तो नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर रेणु, क्या फाइब्रॉइड्स की वजह से बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम हो सकती है? फाइब्रॉइड की वजह से कुछ केसेस में बच्चे पैदा करने में तकलीफ हो सकती है। पहला, हमारा जो एक फीमेल का जो सिस्टम होता है उसमें 3 मेजर ऑर्गन होते हैं। बच्चेदानी से अटैच ट्यूब्स होते हैं, और अंडेदानी जैसे ओवरी में से एग रिलीज होता है, ट्यूब में जाके फर्टिलाइज होता है और फिर यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि फाइब्रॉइड है कहाँ। अगर हमारा फाइब्रॉइड कॉर्नू मतलब ओपनिंग ऑफ जहाँ पे हमारी यूट्रस से ट्यूब्स निकल रही हैं उसकी ओपनिंग के मुंह पे बैठा है, तो हाँ वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ट्यूब को बंद करेगा, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब से वो ट्रैवल करके अंदर नहीं जाएगा। हाँ, तो ट्रैवल करके नहीं, यूट्रस है उसके जहाँ से ट्यूब निकल रही है उसी के पास फाइब्रॉइड है, तो उसके ल्यूमन को वो बंद कर देगा। अगर उसका ल्यूमन ही बंद हो गया तो एग ट्रैवल करके कैसे आएगा, फर्टिलाइज स्पर्म यहाँ से कैसे जाएगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, ये क्योंकि रास्ता ही बंद है, रास्ता बंद है। हाँ, ठीक है, पहला ये हो गया, पोजीशन क्या है।
सेकेंड, अगर वो कैविटी के अंदर है तो वो आपका बार बार मिसकैरेज करेगा या आप कंसीव ही नहीं कर पाओगे अगर वो यूट्राइन कैविटी के अंदर है। और अगर आपने कंसीव कर लिया बाय चांस तो सारी प्रेगनेंसी में आपको बीच बीच में ब्लीडिंग पेन एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ अबॉर्शन। यानी मोटे तौर पर बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड है तो वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो उसमें हम पहले सर्जरी करेंगे, कैविटी को ठीक करेंगे, उसके बाद हम लोग पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आप प्लान करिए प्रेगनेंसी। अगर उसको सब सीरियस फाइब्रॉइड है, बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं, बाहर की तरफ ग्रो कर रहे हैं या कैविटी जो यूट्रस की वॉल है उसके अंदर ग्रो कर रहे हैं, तो कोई इतना टेंशन की बात नहीं है। हम यूजुअली बोलते हैं पेशेंट को कि पहले कंसीव कर लो, इससे पहले कि हम बच्चेदानी से छेड़छाड़ करें, सर्जरी करें, उससे पहले आप कंसीव कर लो। 3 महीने का टाइम देंगे, अगर हो गया कंसेप्शन बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तभी हम सर्जरी का कॉल लेंगे। ओके। तो कुछ केसेस में इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपको फाइब्रॉइड है तो आप कंसीव नहीं करते। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं प्रेग्नेंट होके, हम स्कैन कराते हैं, उनके में बहुत सारी रसौली निकलती है। तो इट इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव फैक्टर जिससे कि आप कंसीव नहीं कर सकते। फिर ऐसी फीमेल्स जिन्हें फाइब्रॉइड्स हैं, मान लीजिए ऐसी जगह पर हैं जो प्रॉब्लम नहीं कर रहे या एज डॉक्टर्स भी आप उसको लेके बॉदर नहीं करते, फिर जब उनकी सर्जरी होती है, सिजेरियन हुआ या जब भी डिलीवरी हुई, उस टाइम फाइब्रॉइड रिमूव कर दिए जाते हैं? सिर्फ एक तरह का फाइब्रॉइड रिमूव हो सकता है एट द टाइम ऑफ सर्जरी, जब हम आपका ऑपरेशन करते हैं। वो होता है सब सीरस फाइब्रॉइड, मतलब जो बाहर की तरफ गो कर रहा हो और उसकी छोटी सी एक स्टॉक या पेडंकल हो। हम जो फाइब्रॉइड वॉल के अंदर एम्बेडेड होते हैं उनको रिमूव नहीं करते। ये हमारी सर्जरी का रूल होता है कि नेवर टच अ फाइब्रॉइड एंड नेवर लीव अ ओवेरियन सिस्ट। अगर सिस्ट है, गांठ है अंडेदानी में, तो हमें ज़रूर निकालनी है। और अगर बच्चेदानी में रसौली है और वो यूट्रस की वॉल के अंदर है तो उसको नहीं टच करना है, क्योंकि ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वही रसौलियाँ जो कि बाहर की तरफ ग्रो कर रही हैं और थोड़े से स्टॉक से चिपकी हुई हैं बच्चेदानी से, उन्हीं को हम रिमूव करते हैं, वरना हम बच्चेदानी से रसौली को सिजेरियन के टाइम नहीं रिमूव करते। तो रसौली, गांठ, फाइब्रॉइड जो भी आप उसे बुलाते हैं, उसके साथ करना क्या है ये फैसला डॉक्टर पर छोड़िए। मोटे तौर पर हम एक बार रिवाइज कर दें अपनी ऑडियंस के लिए, क्या उनको लक्षण हो सकते हैं अगर फाइब्रॉइड हैं, छोटे बड़े किसी भी तरह के, क्या कोई सिम्टम आएंगे? छोटे फाइब्रॉइड्स होंगे, उनके ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आएंगे, तो उनके लक्षण उनको नहीं पता चलेंगे। वो एक्सीडेंटल फाइंडिंग ही है, कभी पेट में दर्द हुआ या किसी और वजह से आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया और उसमें वो आ जाएंगे। जो आपको प्रॉब्लम करेंगे, जिनका साइज 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, या वो आपके यूट्रस के अंदर वाली वॉल में होंगे या फिर कैविटी के अंदर होंगे, वही सिम्टम करेंगे एक्सेसिव ब्लीडिंग या इरेगुलर ब्लीडिंग। या तो बहुत ज़्यादा पीरियड्स में फ्लो आएगा या बहुत पेनफुल पीरियड्स होंगे। ये सिम्टम्स होते हैं फाइब्रॉइड के। या कभी कभार पेशेंट आता है कि मैम नीचे से फैट बढ़ रहा है, मोटे हो रहे हैं, तो हम स्कैन करा लें तो हमें फाइब्रॉइड मिलता है। अदरवाइज यूजुअली फाइब्रॉइड एसिम्प्टोमेटिक ही जाता है। किन किन केसेस में यूट्रस रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है? थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इफ यू कैन एक्सप्लेन। हिस्टेक्टमी मतलब जब भी हमें यूट्रस रिमूव करने के उसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जैसे कि मैंने बताया बहुत बड़ी रसौली है, उसको हमने मेडिकल ट्रीटमेंट उसको पेशेंट को दिए जा रहे हैं, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और उसका मेनोपॉज आने में भी अभी थोड़ा टाइम है, या अगर मेनोपॉज आ भी रहा है तो इतना बड़ा रसौली है कि मेनोपॉज आने के बाद भी वो रिग्रेस नहीं होगा, तो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं, पहला। दूसरा, अगर अंदर की लाइनिंग, उसकी जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है वो बहुत मोटी हो गई है, उसका क्या सिम्टम होता है, पेशेंट इतना हैवी ब्लीड करता है कि 8-9 दिन तक, महीना चला जा रहा है, पेशेंट ब्लीड कर रहा है, हम मेडिसिन दे रहे हैं तभी रुक रहा है, वरना वो रुक नहीं रहा है। तो उसमें हम एक बच्चेदानी से एक जांच लेते हैं, हम देखते हैं कि क्या चेंजेस हैं। सिंपल चेंजेस हैं तो हम उसमें कुछ नहीं करते। एक कॉम्प्लेक्स चेंजेस एक टर्म होती है हमारे में, अगर वैसे चेंजेस आ रहे हैं तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप हिस्टेक्टमी करा लें, ठीक है। अदरवाइज कोई डायरेक्ट हिस्टेक्टमी ऐसे ही कि करा लो कि आप कुछ वो हो रहा है, या फिर बच्चेदानी आपकी नीचे से खिसक के नीचे आ गई है, आपके प्राइवेट पार्ट्स पूरे बाहर के प्राइवेट पार्ट से बच्चेदानी पूरी बाहर आ रही है, तो उसमें हम हिस्टेक्टमी करते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर आपके जो लिगामेंट्स हैं वो बहुत लूज हैं, कोलाजन उसमें, मतलब उसकी जो बनावट है उसमें थोड़ी सी वीकनेस है, प्लस आपने मल्टीपल बर्थ दिए हैं,
डिफ़िकल्ट आपका लेबर रहा है कि आपने बहुत 9-9, 10-10, 14-14 घंटे या 18-18 घंटे लेबर पेन लिया है, या आपकी कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई है कि फॉरसेप्स लगाया है या वैक्यूम जिसको कहते हैं वो लगाया है, तो इन केसेस में आपका यूट्रस नीचे से बाहर आ सकता है। तो उसमें हम नीचे की रूट से उसको हम वेजाइनल हिस्टेक्टमी करते हैं, तो हम हिस्टेक्टमी कर सकते हैं। अदरवाइज़ कैंसर, वो तो डायरेक्ट इंडिकेशन है कि हमें यूट्रस रिमूव करना ही करना है, और इससे ज़्यादा हम वो मोटे कॉल तौर नहीं पे ये लेते। 3-4 मोटे तौर पे ये 2-3 चीज़ें होती हैं। अदरवाइज़ हम चाहते हैं कि जितना हम यूट्रस को प्रिजर्व कर सकें, डिलेड मेनोपॉज आए तो वो एक फीमेल के लिए ज़्यादा बेटर है। तो एक बार यूट्रस निकाल दिया तो फिर पीरियड्स बंद हो जाएंगे? हाँ जी, अगर एक बार बच्चेदानी निकल गई तो पीरियड्स आपके बंद हो जाएंगे। फिर यूट्रस निकल गया, अब पीरियड्स भी बंद हो गए, तो किस तरह की प्रॉब्लम महिलाओं को आ सकती है और उसके लिए वो क्या करें? महिलाओं को जब आपका यूट्रस निकला है उसके साथ हम चाहते हैं कि आपकी अंडेदानियाँ ना निकाली जाएं। ओवरीज ठीक है। ओवरीज अगर हम छोड़ते हैं तो आपके जो मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं वो थोड़े डिलेड आते हैं। इसमें क्या क्या आता है, आपको हॉट फ्लैशेस आएंगे, एसी में बैठे बैठे कोल्ड स्वेट्स आएंगे, ठीक है। सेकेंड, आपका वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। थर्ड, आपके फेस पे रैशेज आने लगेंगे, आपके बोन वीक हो जाएंगे, आपकी टेंडेंसी कि आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या फिर आपको ये बोन वीक हो जाए, इसकी टेंडेंसी, या हार्ट अटैक, ये सब की टेंडेंसी बढ़ जाती है। क्योंकि हमारी फीमेल्स में जो हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन, वो हमें प्रोटेक्ट करता है इन डिजीज़ेस के अगेंस्ट। तो आप कॉमनली देखेंगे कि फीमेल्स में यूजुअली हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये मेनोपॉज तक आता है। पहले यंग फीमेल्स में ये सिम्टम्स नहीं आते, क्योंकि जो भी ओवरीज से हमारे हार्मोन्स निकलते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं इन चीज़ों के लिए। तो ये सब हार्मोन ओवरीज रिलीज करती है, और जब तक वो है तब वो तक टेंशन कम है। तब तक टेंशन कम है। ओके, इसलिए आप कोशिश करते हैं कि जब हिस्टेरेक्टमी हाँ, करें तो ओवरीज को प्रिजर्व कर लिया जाए। अगर वो 50 साल पेशेंट की एज है तो उससे पहले अगर हम सर्जरी करते हैं तो यूजुअली हम चाहते हैं कि हम ओवरीज को प्रिजर्व करें। ओवरीज में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन, मतलब कोई गांठ वांठ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम रिमूव कर देते हैं। 50 साल के बाद अगर हम हिस्टेक्टमी करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हम ओवरीज भी निकालते हैं, क्योंकि 50 साल के बाद ओवरीज में कॉम्प्लिकेशन लाइक कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम आपका बच्चेदानी 50 से पहले निकाल रहे हैं तो हम ओवरीज छोड़ दें, क्योंकि 50 के बाद आप मान के चल रहे हैं कि मेनोपॉज तो आ ही जाएगा। तो क्या सही एज मानते हैं मेनोपॉज के लिए कि ये वाला जो एज 52 से 55 के सिनेरियो में हिंदुस्तान में, इंडिया में मेनोपॉज आ जाता है। हाँ जी। अर्ली मेनोपॉज किसको कहेंगे? अर्ली मेनोपॉज 40 से पहले आपको अगर मेनोपॉज आ गया, दैट इज अर्ली मेनोपॉज। 40 के बाद आए तो उतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। टेंशन तो देखो, आपको सिम्टम्स इतने आएंगे मेनोपॉज के कि आप परेशान तो होगे, बट अर्ली जितना लेट मेनोपॉज आ गया, दैट इज प्रोटेक्टिव, कि आपका हार्ट को वो हेल्दी रखेगा, ब्लड प्रेशर कम रखेगा, आपके बोन को हेल्दी रखेगा। आपके जितना भी है कि आपका वेट गेन हो रहा है, हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, आपके स्किन चेंजेस हो रहे हैं, जितना भी एक्सरसाइज कर रहे हो, टमी फैट नहीं जा रहा है, तो इन सब चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करता है वो। तो जितना देर में मेनोपॉज आए उतना अच्छा होता है। तो ऐसी महिला जिसको नॉर्मल तरीके से मेनोपॉज हुआ, प्लस ऐसी महिला जिसको क्योंकि यूट्रस निकाल दिया गया तो फिर मेनोपॉज हो गया, उन दोनों को एक ही तरह की केयर करनी चाहिए? जिस महिला का यूट्रस पहले रिमूव हुआ है उसको ज़्यादा दिक्कत होगी। अच्छा, हाँ, उनको फिर क्या, क्योंकि कैसे ध्यान रखा ऑल ऑफ अ सडन आ गया ना। जिसका ग्रेजुअली हुआ है वो तो धीरे धीरे पीरियड कम हुए, धीरे धीरे चेंजेस आए, धीरे धीरे आप खुद समझते हो कि हाँ भाई मेरा बॉडी ने भी अडेप्ट हाँ मैं शॉर्ट टेम्पर हो गई हूँ, मुझे गुस्सा ज़्यादा आने लग गया है, धीरे धीरे मेरे पीरियड्स कम हो रहे हैं। तो अगर आपका ग्रेजुअल चेंज होगा तो अच्छा रहेगा। ऑल ऑफ अ सडन अगर हम किसी की हिस्टेरेक्टमी यंग एज में करते हैं, वो पेशेंट इतना परेशान रहता है कि मैम ये क्या है मेरे साथ, मेरे से कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे इतना मुझे गुस्सा आ रहा है, इतने मुझे स्वेटिंग हो रही है, इतना मेरे फेशियल चेंजेस आ गए हैं, मेरे को पूरे यहाँ पे पूरे मार्क्स आ गए हैं, वेट मेरा रिड्यूस नहीं हो रहा, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है। तो ये सब अगर आप ग्रेजुअली एब्रप्टली कर दोगे तो ये बहुत सिम्टोमेटिक, बहुत ऑब्वियस हो जाएगा पेशेंट के लिए, बहुत वो हो जाएगा कि एकदम से क्या हो गया मेरी बॉडी के साथ। लेकिन अगर आपका ग्रेजुअली नेचुरल फिनोमेना से आता है तो वो बहुत हेल्दी रहता है, पेशेंट अडेप्ट भी कर लेता है। अगर हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि आपको ये सिम्टम्स आएंगे, आपको कोप अप करना है, आपको वॉक करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, एंड वॉक इज़ मस्ट जब आप
मेनोपॉज की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपकी बोन को हेल्दी रखता है वो, ठीक है। वो मल्टी वाइटामिन्स आपको लेनी है, ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे, आपको मेडिटेशन वगैरह करना है, उससे आपको ये सब चीज़ें कंट्रोल करनी है। तो अगर हम ये समझा देते हैं, एक बार पेशेंट समझ जाता है कि हाँ भाई मेनोपॉज में ये चीज़ें आने ही वाली हैं, तो पेशेंट थोड़ा रिलैक्स एंड कंफर्टेबल रहता है। इवन लैक ऑफ स्लीप इज़ वेरी कॉमन। हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को नींद ही नहीं आती टुवर्ड्स मेनोपॉज जब वो जाते हैं। तो उसके लिए भी एक हेल्दी कैसे रहना है, कितना वॉक करना है, मेडिटेशन करना है, और सब माइंड का है कि अगर हम उसको अच्छे से काउंसिल करते हैं पेशेंट को तो वो कम सिम्टम्स दिखाता है। बट ऑल ऑफ अ सडन अगर आपका बच्चेदानी निकल जाए तो वो सिम्टम्स पेशेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत दिक्कत पड़ती है। तो ऐसी फीमेल्स जिनका यूट्रस रिमूव हो गया तो सडनली मेनोपॉज हो गया, उनको आप क्या सलाह देंगी? उनकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए कि ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है? एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 30 मिनट्स का कम से कम उनको वॉक मैंडेटरी है, रोज या फिर आप किसी भी फॉर्म का वर्कआउट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या कुछ और अपना पर्सनल ट्रेनर रख के वो कर सकते हैं, बट वॉक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मल्टीविटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, अपना विटामिन D3 B12 ये करा लीजिए, अपना हीमोग्लोबिन करा लीजिए। 6 मंथ्स में आप अपना ये ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी एक मेनोपॉजल वाले को जो मेनोपॉज में जा रहा है वो भी करना चाहिए, एवरी 14 डेज वो भी करना चाहिए। एंड अगर आपका यूट्रस निकल गया है, ठीक है, तो आप ओवरीज की स्कैनिंग भी, मतलब जो ओवरीज अभी बची हैं उसके लिए आप 6 महीने में एक स्कैन भी कराते रहिए कि वो सब ठीक है कि नहीं ठीक है। एंड एक हेल्दी डाइट रखनी चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, एंड आपको अपना ब्लड प्रेशर ये रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि उसके चांसेस हैं अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री या यूट्रस निकल गया है तो आपका बीपी भी बढ़ सकता है। और अगर आपकी एज टुवर्ड्स 50 है तो आपको HbA1c जो हम करते हैं, मतलब शुगर का आपका पिछला 3 महीने में हमें शुगर अपना देखते हैं। उनको मानती हैं कि उससे फ़ायदा होता है, और कुछ अलग तरह की दवाएं भी आती हैं जो नींद के लिए आती हैं, कितनी रिकमेंडेड हैं? देखो, मैग्नीशियम हम दे सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग रूटीन में नहीं बोलते हैं कि आप ये दवाइयाँ लीजिए। आप इससे बेटर है कि आप अपना जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे ना, या फिर आप मेडिटेशन करेंगे, वो बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। प्लस आप मैग्नीशियम एज अ सप्लीमेंट ले सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली नींद आने में या किसी को माइग्रेन होने में, ये ना होने में ये हेल्प करता है। मैग्नीशियम रेगुलरली ली जा सकती है, सेफ मेडिसिन है? हाँ जी। ओके, तो रोज़ एक गोली? हाँ जी, उसमें कोई समस्या नहीं है? जैसे विटामिन डी के साथ ऐसा कहा जाता है कि 3 बहुत ओवर ले तो टॉक्सिसिटी हो जाती है विटामिन डी की। बट मैग्नीशियम के साथ ऐसी कोई? मैग्नीशियम के साथ देखो, हर चीज़ हम ऐसे कंटिन्यूटी में नहीं रहते हैं। जब आप सिम्टोमेटिकली रिलीफ होते हैं, कैल्शियम भी आप रोज़ एकदम से नहीं ले सकते, 3-4 महीने लीजिए। यू कैन गिव कि 1 महीना हमने छोड़ दिया, चलो फिर ले लिया, फिर छोड़ दिया, ऐसे करके आप इसे ले सकते हैं। आप जैसे ही इनको लेंगे मैग्नीशियम वगैरह को, या फिर आजकल ना जो प्लांट से निकले हुए कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट आते हैं जो कि प्लांट एक्सट्रैक्टेड ईस्ट्रोजन्स होते हैं, वो सेफ होते हैं। हम अगर आपको सिंथेटिक बने हुए जो हार्मोन प्रिपरेशन देते हैं वो सेफ नहीं होते हैं। बट अगर हम वो प्लांट एक्सट्रैक्ट, जैसे मीनोपेस करके एक मेडिसिन आती है, अगर हम देते हैं तो पेशेंट का बहुत अच्छा रिलीफ आता है मेनोपॉजल सिम्टम्स का। स्लीप पैटर्न ठीक हो जाता है, इरिटेबिलिटी ठीक हो जाती है, पेशेंट के कोल्ड ये जो हॉट फ्लशेस आते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं पेशेंट के। और प्लांट बेस्ड जो है वो आप कह रही हैं कि सेफ मेडिसिन है? वो सेफ मेडिसिन है। तो जिसका ये जो मेनोपॉज का पीरियड होता है, ये 1-1.5 साल का होता है, जिसमें बहुत सीवियर सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद बॉडी अडेप्ट कर लेती है। तो 1-1.5 साल का जो ये वो होता है पीरियड, इसमें हम लोग ये प्लांट एक्सट्रैक्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेशेंट को एक्सरसाइज, ये सब हम उनको डाइटरी हैबिट्स, ये सब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि 1.5 साल बाद आप इसको एकोमोडेट कर लोगे, आप ठीक रहोगे उसके बाद। तो इनिशियल उस फेज़ को ओवरकम करने के लिए हम वो दे सकते हैं। मैग्नीशियम के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? मैग्नीशियम के फ़ायदे, एक तो आपका स्लीप पैटर्न बहुत अच्छे से आएगा। सेकंड, ये आपका अगर माइग्रेन, बहुत सारी फीमेल्स आती हैं कि उनको महीना आने से पहले, टूवर्ड्स मेनोपॉज, महीना आने से पहले माइग्रेन शुरू हो जाता है। तो अगर आपको माइग्रेन का दिक्कत रहता है तो ये हेल्प करता है मैग्नीशियम। सो इन चीज़ों में ये हेल्प करता है। तो डेफिनेटली इसका रोल है मेनोपॉजल सिम्टम्स के लिए। ओके, अब ऐसी फीमेल्स जिनकी ओवरीज भी रिमूव हो गई, उनका क्या करेंगी? ओवरीज जिनकी रिमूव हो गई हैं, उनको तो ऑल ऑफ अ सडन पूरे अच्छे वाले सिम्टम्स आएंगे अगर उनका अच्छे वाले एज में, हाँ जी,
यंग एज में अगर उनका निकल गया है ओवरीज तो उनको बहुत हॉट फ्लशेस आते हैं, बिल्कुल स्किन का टेक्सचर ही बदल जाता है आपका, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो कि हमारे स्किन की टोनिंग के लिए, हमारे लिगामेंट्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो चला जाता है। तो दे विल देमसेल्फ फील मैम क्या हमारा अगली सा फेस हो गया है, बुढ़ापा ये आ क्या, गया। हाँ बुढ़ापा आ गया है एग्जैक्टली, मोटे हो रहे हैं, वजन कम ही नहीं हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, एसी में बैठे वही जो सिम्टम्स होते हैं वो अब्रप्टली एंड दे वो ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। क्या करती हैं ऐसी फीमेल्स के लिए? हम उन्हें मिनोपेस पे डाल देते हैं, क्योंकि अच्छा। मिनोपेस एक प्लांट एक्सट्रैक्ट ईस्ट्रोजन है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हम्म। सो 3 महीना 6 महीना हम उस पे डालते हैं, प्लस पेशेंट से मेक श्योर करते हैं कि वो अपना एक्सरसाइज रूटीन में रखें, प्लस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम ये हम देते हैं। हमसे बहुत सारी फीमेल्स ने ये भी पूछा कि हमें भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एक तो वेग होती हैं प्रॉब्लम्स मेनोपॉज से जुड़ी हुई, किसी को कुछ, तो बहुत सारी महिलाओं ने पूछा कि हम ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्यों नहीं हमें दी जा रही, क्या हम ले उसके लें? जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उसके बेनिफिट्स, तो इसलिए HRT अब हम नहीं देते। इसे कहते हैं हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो अब हम रिकमेंड नहीं करते। तो बहुत ही रेयर केस में दी जाती है, बहुत बिल्कुल रेयर, नहीं। बहुत ही अर्ली मेनोपॉज में आ गया, स्लिम पेशेंट है, मोटी पेशेंट नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, तो एक कैलकुलेटिव वे में उनको हम दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप ओबीज हो, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो ये सब चीज़ें बढ़ेंगी हार्मोनल थेरेपी से, आपको क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो बहुत सेफ नहीं है HRT, इसलिए हम लोग ये मेडिसिन हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। कभी कभार अगर आपको जैसे कि HRT दे दिया और यूट्रस अभी आपका इंटैक्ट है, तो कभी कभार आपको इरेगुलर ब्लीडिंग भी होती रहती है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इसके बेनिफिट्स, तो इसीलिए हम हार्मोनल प्रिपरेशन रिकमेंड नहीं करते। इसीलिए जो गूगल ज्ञान बताता है कि HRT या ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट दिया जाता है, उसे लेकर डॉक्टर्स इतने सावधान इसलिए रहते हैं क्योंकि चिंता सबसे पहले मरीज की सेहत की होती है। बिना ज़रूरत ये दवाएं ना तो खुद से लेनी चाहिए, ना अपने डॉक्टर पर दबाव बनाना चाहिए। डॉक्टर जो आपको राय दे रहे हैं उस पर भरोसा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलते चलते आपसे एक सवाल ये है कि मेनोपॉज के दौरान या फिर यूट्रस रिमूव हुआ, दोनों ही केस में कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें फीमेल्स को वार्निंग साइन मानना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मेनोपॉज हो या फिर यूट्रस रिमूवल के बाद कुछ ऐसा? मेनोपॉज में अगर आपका आया है जिसमें यूट्रस इंटैक्ट है, तो अगर आपको मेनोपॉज किसे कहते हैं, मेनोपॉज मतलब 1 साल तक आपको महीना बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो आपको मेनोपॉज आ गया। अब उसके बाद अगर आपको कभी भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है, कभी भी ब्लीडिंग होती है वेजाइनली, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है, ताकि हम देख लें कि आपके यूट्रस में कुछ ऐसे चेंजेस तो नहीं है तो जो कि आगे जाके कैंसर में बदल जाए। तो अगर आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से मिलना ही मिलना है। क्यों इसे अलार्मिंग मानते हैं? क्योंकि यूट्रस का जो कैंसर, हर कैंसर की एक एक एज होती है कि इस एज में वो ज़्यादा अपीयर करता है। तो पोस्ट मेनोपॉज में हम अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं और आपका अंदर का लाइनिंग, यूट्रस का लाइनिंग अगर 5 mm 6 mm से ज़्यादा होता है, तो हमें लगता है कि शायद कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिससे कि फ्यूचर में उसको कैंसर हो सकता है। तो इसको बहुत क्रिटिकल माना जाता है। अगर आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हुआ तो आपका 100% आपका इन्वेस्टिगेशन होगा ही होगा। उसमें हम यूट्रस में एक दूरबीन डालते हैं, यूट्रस की वॉल को इंस्पेक्ट करते हैं, छोटा सा टिश्यू बायोप्सी के लिए लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं कि कहीं प्री कैंसरस चेंजेस तो नहीं हो रहे या कैंसरस चेंजेस तो नहीं हो रहे। आइडियली जो हमारा यूट्रस का कैंसर है वो प्रेजेंट ही ऐसे करता है कि आपको पोस्ट मेनोपॉजल अल्ट्रासाउंड में आपकी लाइनिंग बहुत बढ़ गई है और आपको रुक के पोस्ट मेनोपॉजल मतलब महीना बंद होने के बाद रुक के आपको ब्लीडिंग आ रही है, तो थोड़ी सी भी ब्लीडिंग है या स्पॉटिंग भी है, तो स्पॉटिंग भी है, तो आपको अगर स्पॉटिंग होती है तो हम ऐसा नहीं है कि हम आता है मरीज तो हम बोलते हैं जाओ सीधा हम आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हिस्ट्रोस्कोपी या इन्वेजिव वो करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। पहले हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि अंदर की लाइनिंग कितनी है, ओवरीज अगर उसकी छुट्टी हुई है, ओवरीज में कोई चेंजेस हैं, कुछ है क्या है, उसके हिसाब से फिर हम लोग वो आगे प्लान करते हैं ट्रीटमेंट। अगर उसकी ET मतलब अंदर की लाइनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो हम एक अंदर से इंस्पेक्शन भी करते हैं, कहीं लोकल कॉज सर्विक्स बच्चेदानी के मुंह से कुछ तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं डेवलप हो गया, कोई कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको इंस्पेक्ट करते हैं।
ओवरीज को अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि उसकी वजह से ब्लीडिंग तो नहीं हुई, और यूट्रस की लाइनिंग देखते हैं कि उसमें लाइनिंग नॉर्मल है कि नहीं है, कि उसकी वजह से ब्लीडिंग तो नहीं हुई। तो दिस इज हाउ हम कैसे प्रोसीड करते हैं। जिसमें यूट्रस है, जिसमें यूट्रस नहीं है, उसमें सिम्टम्स यूजुअली आते नहीं हैं। अच्छा, देखो ओवरीज जब तक इतनी बड़ी होंगी और आपको सिम्टम करें, क्योंकि हमने एक ऑर्गन तो निकाल दिया, यूट्रस हमने निकाल दिया, सर्विक्स हमने निकाल दी, ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। यूट्रस का कैंसर अलग होता है, बच्चेदानी का मुंह जिसको हम सर्विक्स कहते हैं उसका कैंसर अलग होता है, जो ज़्यादा कॉमन भी है। हाँ जी, इंडिया में मतलब इंडिया में आई मीन वर्ल्ड में 2 ही टाइप के फीमेल कैंसर सबसे कॉमन है। पहला है सीए सर्विक्स और दूसरा सीए ब्रेस्ट। ठीक है, तो अगर हमने सर्विक्स भी निकाल दिया, हमने यूट्रस भी निकाल दिया, तो हमारे को ब्लीडिंग के, इरेगुलर ब्लीडिंग के तो सिम्टम्स आएंगे ही नहीं। ठीक है, ओवरीज का अगर कैंसर हो रहा है हमको, तो ओवरीज भी तो हमारे हार्मोन को वो करके हमें ब्लीडिंग ही लाती, बट हमारा तो वो ऑर्गन ही निकल गया जिसके थ्रू ब्लीडिंग होनी है। तो हमारा अगर ओवरीज एनलार्ज होंगी और वो इतनी बड़ी होंगी कि वो आपका मास की तरह प्रेजेंट करेंगे कि लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है और कुछ ऐसा स्वेलिंग सा लग रहा है, तब जाके हमें पता चलेगा। तो जिनका यूट्रस रिमूवल हो जाता है उसमें बहुत डिफिकल्ट होगा डायग्नोसिस करना कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए आप रूटीनली 6 मंथ्स में या वंस अ ईयर एक स्कैन करा लें, या आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री सिग्निफिकेंट है तो फिर आप जब भी अपनी हिस्टेक्टमी कराते हैं तो फिर उसमें ओवरीज भी रिमूव करा लीजिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है कि ओवरीज का कैंसर आपकी फैमिली में रन करता है, तो उसमें हम यूट्रस के साथ ओवरीज निकालना ज़रूरी समझते हैं और हम निकालते हैं। और जब हम कह रहे हैं महिलाओं की फैमिली हिस्ट्री, तो हम मैटरनल साइड की बात कर रहे हैं। हाँ जी, उसमें मदर भी है, मौसी भी है, नानी हाँ भी जी, है। मैटरनल जितनी भी है उनकी वो है। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ को हुआ तो आप उसको फैमिली हिस्ट्री मानेंगे। ओके, आपकी माँ को हुआ, दादी को हुआ, नानी को भी हुआ, सबसे जीन्स आएंगे। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि हम उसको रिमूव कर दें। ओके, क्या आप ये सलाह देंगी कि मेनोपॉज हो गया, 1 साल हो गए, पीरियड्स नहीं आए, उसके बाद रूटीनली कोई अल्ट्रासाउंड या कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कराते रहने चाहिए ताकि सिम्टम नहीं भी आए तो कुछ चीज़ें पकड़ में आ सके? देखो, पैप्समेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैप्समेयर आपको कराना चाहिए। ठीक है, सेकंड अल्ट्रासाउंड जैसे मैंने बताया हर 6 महीने में कि अंदर की लाइनिंग ग्रो तो नहीं कर रही, ओवरीज ठीक हैं कि नहीं। सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रूटीन टेस्ट जो कि आपका शुगर, थायराइड, ये इम्पॉर्टेंट है। ये सब चेंजेस इसी टाइम पे होते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टिगेशन में आपका शुगर, आपका थायराइड, आपका एक अल्ट्रासाउंड की ट्यूब्स एंड ओवरी नॉर्मल है, एक ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी, और एक आपका पैप्समेयर, ये मैंडेटरी टेस्ट होते हैं। लोअर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड या टीवीएस क्या आप सजेस्ट? देखो बेटा, अगर हम टीवीएस कराते हैं तो उसमें हमें क्लियरर पिक्चर मिलती है। कभी कभार हम क्या करते हैं, हम ऊपर का, कई फीमेल्स बोलते हैं कि हमें नहीं कराना अंदर का। अगर हम कराते हैं तो हमारे को प्लस माइनस सिचुएशन होती है कि हो भी सकता है एंड इट रिक्वायर्स कि हमें अब टीवीएस कराना है। तो बेटर है कि जो बेस्ट मोडालिटी है जिससे हमें ज़्यादा अच्छे से पता चल सकता है, हम उसके लिए जाएं। ये तो जो टेस्ट आपने बताए साल में एक बार करा ले। पैप्समेयर हम 1 in 3 year ही कराते हैं अगर हमारा नॉर्मल आता है। तो फीमेल्स को हमने वो चेकलिस्ट बताई है जो उन्हें सेहतमंद रखने में मदद करेगी। बीमारी हो रही है तो समय से पहले उसके बारे में आपको पता चल पाएगा। पीरियड्स के पेन को कब नॉर्मल समझे, कब दवा लें, कब ना लें, ये सब आपको इस पॉडकास्ट में हमने कोशिश की है। आई एम श्योर सवाल अभी बहुत सारे होंगे, आप उन्हें कॉमेंट सेक्शन में छोड़िए, हम एक्सपर्ट्स के जरिए उनके जवाब भी आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी डिटेल में समझाया है। आई एम श्योर आज महिलाओं ने नोट कर लिया होगा क्या खाना है, कब नहीं खाना है। अरे खाने से याद आया, डाइट कैसी होनी चाहिए मेनोपॉज के बाद? डाइट मैंने बताया, कभी भी आपका थ्रू आउट योर लाइफ डाइट जो होनी चाहिए, लो शुगर, हाई प्रोटीन डाइट। लिवर ठीक होना चाहिए आपका हाई प्रोटीन डाइट खाने के लिए। अदरवाइज जंक फूड अवॉइड करो, शुगर अवॉइड करो, एंड प्रोटीन डाइट रखो, प्लस एक्सरसाइज इट्स अ की फैक्टर। आपको एक्सरसाइज में बेसिकली आपको एक्सरसाइज में योगा और मेडिटेशन अगर आप करते रहोगे तो आप हर मेनोपॉज या कोई भी प्रॉब्लम आपका आएगा, इवन थ्रू आउट योर लाइफ यू विल क्लियर इट। तो बेसिक हमारा ये रहता है हेल्दी डाइट एंड मेडिटेशन, या कम से कम आधा पौना घंटे का वॉक या कोई भी तरह का वर्कआउट बहुत ज़रूरी है अपने स्ट्रेस को निकालने के लिए भी और फिटनेस के लिए भी। इससे मुझे याद आया, एक महिला मुझे मिली 47 ईयर्स ऑफ एज, वज़न 88 kg, और उन्होंने कहा चीनी तो मैंने छोड़ दी, हाइट
5 टाइप्स। चीनी तो मैंने छोड़ दी, बस 2 कप चाय में रोज़ 2 चम्मच चीनी डलती है। तो लो शुगर भारतीय महिलाएं कैसे डिफाइन करें, वो ज़रा बता दीजिए। लो शुगर में आप शुगर का सब्स्टिट्यूट ढूंढिए। मैं शुगर फ्री नहीं कह रही, आप जैगरी डाल सकते हैं, गुड़। और ज़्यादा आप ना अपने आप को 7 या 10 दिन दो। आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 7 से 10 दिन में आपकी बॉडी खुद अडॉप्ट कर लेगी। अगर आपने 2 चम्मच से 1 चम्मच चीनी कर दी है 10 दिन के लिए, फिर आप अगर 1.5 चम्मच भी करोगे तो आप पी नहीं पाओगे। सो आपको माइंड को उसमें आने में, फंक्शन में आने के लिए 7 से 10 दिन का अगर आप परहेज करेंगी तो आप ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगी। लेकिन आपको विल पावर रखना है फिर उसके बाद। ये नहीं कि हमने कुछ दिनों के लिए फॉलो कर लिया, हो भी गया और उसके बाद फिर छोड़ दिया। ऐसे ही एक पॉडकास्ट के सिलसिले में हम जब एक कार्डियोलॉजिस्ट से बात कर रहे थे तो उन्होंने स्मोकिंग और अल्कोहल के बाद शुगर को रखा था। चीनी तीसरे नंबर पर खतरा है। अब आपको अपनी 2 चम्मच चीनी कितने दिन में घटाकर 1 चम्मच, वैसे बिना चीनी की चाय भी बुरी नहीं होती, फैसला आपका है। चीनी की ज़रूरत ना तो महिलाओं को है ना पुरुषों को है। ज़िंदगी में मिठास रखिए और अपने सवालों के साथ हमसे जुड़िए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।